नमस्कार मित्रों, अपन इसके अंदर पढ़ रहे थे दर्पण संबंधी शब्दावली, यानी दर्पण से रिलेटेड परिभाषाएं पढ़ रहे थे, जिनमें से अपन ने करीब 5 परिभाषाएं प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने जान ली थी। लेक्चर बड़ा नहीं हो या नहीं बने, इसलिए अपन ने कुछ परिभाषाएं अब इस लेक्चर में अपन इसको शामिल कर रहे हैं, बची हुई शेष डेफिनेशन। तो देखिए एक बार फिर से मैं इस डायग्राम को आपको बताता हूँ, क्योंकि इस डायग्राम से ही आपके ये जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आपके लिए क्लियर होगा, कैसे समझ में आई थी, कैसे डेफिनेशन थी। देखिएगा, ये जैसे मेरे पास किसी पारदर्शी पदार्थ का ये कोई गोला है, ये कोई पारदर्शी पदार्थ का कोई गोला है, और आपको पता है अगर इस गोले के एक और अपन पॉलिश कर दें, कलई कर दें, तो ये नया रूप बन जाएगा दर्पण का। देखिए ये मैंने इस तरह से डिवाइड किया था, याद कीजिए आप उस प्रीवियस लेक्चर को जिसमें आपने ये चीज़ देखी होगी। कि मैंने यहाँ इसको y और y डैश कहा था, फिर यहाँ मैंने इस तरह से ये काल्पनिक अक्ष ली थी जिसको मैंने मुख्य अक्ष कहा था। इस दर्पण का मध्य का जो बिंदु था इसको मैंने वक्रता केंद्र C कहा था, और मैंने डेफिनेशन दी थी कि दर्पण को जिस गोले का भाग माना गया है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर दर्पण का मध्य का बिंदु ये मैंने कहा था ध्रुव, और यहाँ याद कीजिए इन दर्पणों के मैंने नाम दिए थे, ये था अवतल दर्पण। कैसे था कि इसके मैं बाह्य पृष्ठ के ऊपर क्या कर रहा था, पॉलिश। अगर बाह्य पृष्ठ पर अगर आप कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, दबा हुआ है। तो ये दर्पण बन गया है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। और अगर इसके मैं भीतरी पृष्ठ पर अगर मैं पॉलिश करता हूं, इस पारदर्शी पदार्थ के गोले के ऊपर अगर भीतरी पृष्ठ पे पॉलिश कर रहा हूं, तो यहाँ ये जो दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हैं उभरा हुआ है, तो ये मेरे पास बन गया है उत्तल दर्पण। यहाँ थी। फिर अपन ने इसकी परिभाषाएं लिखना शुरू किया था। तो देखो ये तो मैंने क्या कहा था, दर्पण का ध्रुव कहा था, इसको मैंने क्या कहा था, मुख्य अक्ष कहा था। मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहा था मुख्य अक्ष। फिर देखिएगा, फिर मैंने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो डिस्टेंस थी इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल R से, यानी कि जिसे मैंने कहा था वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर दर्पण के ये मैंने कहा था इसकी जो मुख्य अक्ष थी, इस मुख्य अक्ष का ध्रुव यानी P और C यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल मध्य का जो बिंदु था इसको मैंने कहा था फोकस, और ये डेफिनेशन में लिख चुका था। यहाँ अपन ने इस पिछले लेक्चर को छोड़ दिया था, उससे आगे की डेफिनेशन अपन अब लिखेंगे। भाई लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए ऐसा अपन को करना पड़ा। फिर देखिए ये अपने पास F था, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो डिस्टेंस थी इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन इस वाले F से, और ये कहलाई थी फोकस दूरी, इसको अपन ने फोकस दूरी कहा था। फिर यहाँ पर फिर एक चीज़ गौर करने की थी, मैंने एक डेफिनेशन की चर्चा और करी थी यहाँ पर, और वो था फोकस तल। वो क्या था, उसके लिए मैंने कहा था कि मुख्य अक्ष यानी कि फोकस तल के लिए क्या कहा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो इस मुख्य फोकस से होके गुजरे, यानी मुख्य फोकस बिंदु से, सॉरी, मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष थी, मुख्य अक्ष ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इस मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरे, यानी F से होकर गुजरे, उस तल को कहा था मैंने फोकस तल। इस तरह से बिल्कुल, यहाँ मैंने इसको नाम दिया था फोकस तल, यानी कि फोकल प्लेन। ये लीजिए,
और ये डिस्टेंस हुई थी मेरे पास फोकस दूरी। तो यहाँ तक कि अपन ने परिभाषाएं जान ली थी, समझ ली थी, और इनमें से कुछ डेफिनेशंस अपन ने नोट कर ली थी। नंबर 5 तक आई थी। नंबर 5 को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ छोटी सी है, वो था फोकस। और इसे रिप्रेजेंट कर रहा था मैं एफ से। मुख्य फोकस भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी मैंने परिभाषा एक क्या दी थी कि मुख्य अक्ष पर स्थित, यानी मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य का बिंदु, एग्जैक्ट यही अपन ने कहा था। तो देखिए नंबर 5 पे जो अपन फोकस जिसे अपन कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन दर्पण की मुख्य अक्ष पर, दर्पण की मुख्य अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, दर्पण की मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव वे वक्रता केंद्र के ठीक मध्य का बिंदु, बिल्कुल यही कहा था। या इसको मैं ऐसे भी परिभाषित कर सकता हूं, जो मैं जिक्र कर रहा था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया भी था। मैंने कहा था कि वे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेंगी, उस बिंदु को ही अपन क्या कहेंगे, फोकस। अब चूंकि वो लेक्चर बड़ा हो रहा था इसलिए अपन ने उसको आगे लिखा नहीं, इसको अब यहाँ लिख देते हैं। तो देखिएगा, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के ठीक मध्य का बिंदु, एक डेफिनेशन तो ये आ गई। दूसरी अपन क्या कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण की परिभाषा पढ़ चुके हैं अपन पहले लेक्चर में जान लिया, शायद दूसरे लेक्चर में जाना था। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, ध्यान रहे अवतल दर्पण में तो ये गुजरेगी और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, जबकि उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। और ध्यान रहे आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा। ये उसकी पहचान अपन पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट जो अपन लेक्चर्स पढ़ेंगे उनमें प्रतिबिंब के बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, यहां लिख देंगे आप अवतल दर्पण में, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में। तो देखो मैंने क्या लिखा है नेक्स्ट डेफिनेशन के रूप में, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है अवतल दर्पण में, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। जिस बिंदु से गुजरती है, ध्यान रहे, जिस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को
उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ये लीजिए, ये एक डेफिनेशन और अपने पास कंप्लीट हो गई है। नंबर 6 डेफिनेशन, तो ध्यान रहे फोकस अपने पास आ गई। अब नंबर 6 अपन बात करेंगे फोकस दूरी की, यानी कि फोकल लेंथ। फोकस दूरी, या इसे अपन कह दें फोकल लेंथ। इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस एफ से। देखिएगा ये है क्या, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी। वही बात ध्यान रखना कि दूरियां कहां से मेजर करनी है, हमेशा दर्पण के ध्रुव से करनी है। तो सिंपल डेफिनेशन, ध्रुव से फोकस तक यानी कि एफ तक, फोकस तक की दूरी, यानी कि अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो देखो कैसे लिख दूंगा, यानी कि फोकस दूरी स्मॉल एफ इज इक्वल टू पी एफ, पी से एफ तक की। नंबर 7 डेफिनेशन। नंबर 7 अब अपने पास बच गई है एक इसके अंदर, वो है द्वारक। एक और लिखेंगे अपन फोकस तल। तो देखिएगा द्वारक कि दर्पण का द्वारक है क्या, एपर्चर। जिसको कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं चित्र के अंदर वाई वाई डैश से। देखिएगा भाई द्वारक है क्या, एपर्चर अपन किसे कहते हैं कि दर्पण का ये जो प्रभावी व्यास है, यानी इफेक्टिव जो डायमीटर बन गया है, यही दर्पण का क्या है, द्वारक है। तो इसमें सिंपल लिख दूंगा मैं, दर्पण का प्रभावी व्यास ही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। नंबर 8 और लास्ट डेफिनेशन जो इसकी दे रहा हूं मैं, वो है फोकस तल। फोकस तल, या मैं इसे कह दूं फोकल प्लेन। देखो ये फोकस तल, फोकस दूरी, ये लेंस के लिए भी होती है, लेकिन यहाँ अपन सिर्फ चर्चाएं कर रहे हैं दर्पणों की। और वो भी यहाँ इस समय जो दर्पण अपन पढ़ रहे हैं विशेषकर वो है गोलीय दर्पण, न कि समतल दर्पण। पढ़ेंगे दोनों ही दर्पण अपन पूरे, अवतल उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पणों को भी पढ़ेंगे और समतल दर्पण को भी पढ़ेंगे, और दोनों को ही अपन पूर्ण रूप से इसको पढ़ेंगे। अब देखिएगा फोकस तल है क्या, मैंने इसमें चित्र में बनाया था कि मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष तो ऐसे है और ये इसके इस तरह से क्या है, लंबवत है, लेकिन कहाँ से गुजरना चाहिए, ये फोकस से। ये तल ही क्या कहलाता है, फोकस तल। तो देखिए क्या डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, क्या मैं इसे कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल। देखो भाई मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है। ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है। ये लीजिए, यहां अपन ने दर्पण संबंधी जो डेफिनेशंस थी, शब्दावली थी, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए, परिभाषाएं अपन ने कंप्लीट कर लिए। बहुत ही सरल लैंग्वेज में अपन ने इसको लिखा है, आपको ये इजीली याद हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये लिखना आपके लिए क्या रहे, आसान रहे। स्क्रीनशॉट से आप इसके अपने नोट्स बनाएं और उन नोट्स के आधार पर फिर अपन जब इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उन क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। अब एक बार इन डेफिनेशंस को आप देख लें कि फोकस है क्या, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं लिखने में। फोकस एफ, दर्पण के मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के ठीक मध्य का बिंदु। दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य का बिंदु, अथवा जो भी परिभाषित कर सकते हैं अपन, मुख्य अक्ष के समांतर। जनरली गाइड या बुक के अंदर ये डेफिनेशन लिखी मिलती है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया ताकि कंफ्यूज ना रहे।
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है अवतल दर्पण में अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ये लीजिए, यहाँ डेफिनेशन आ गई। फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। द्वारक, कहाँ किसके लिए प्लस होगी कहाँ माइनस होगी, ये अपन चिन्ह परिपाटी जब पढ़ेंगे वहाँ चर्चाएं करेंगे, ध्यान रहे। फोकस दूरी। फिर द्वारक, एपर्चर, दर्पण का प्रभावी व्यास। सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन, दर्पण का प्रभावी व्यास, यही क्या कहलाता है? प्रभावी व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। जितना बड़ा द्वारक होगा प्रकाश उतना ही अधिक आएगा, जितना बड़ा द्वारक होगा प्रकाश उतना ही उसके अंदर क्या आएगा? अधिक आएगा। ये अपने पास इसकी क्लियर हो गई थी। धन्यवाद। अब आप नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, उस टॉपिक के अंदर अपन चर्चाएं करेंगे। एक तो चिन्ह परिपाटी की, फिर दर्पण संबंधी अपन फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फोकस तल भी देख लें। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है, ये कहलाता है फोकस तल। अब देखो भाई, फोकस दूरी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F इजिकल टू, सिंपल डेफिनेशन के रूप में अगर मैं देखना चाहूँ तो F इजिकल टू हो जाएगा फोकस दूरी F PF, ये लो। इसी तरह से अगर वक्रता त्रिज्या को मैं लिखना चाहूँगा तो देखो R इजिकल टू क्या हो जाएगा? PC, ये लो। धन्यवाद।